नमस्कार साथियों। उज्जवल क्लासेज के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में वाद्य यंत्र टॉपिक पढ़ रहे थे। इसमें हमने तत्व वाद्य यंत्र और सुशीर वाद्य यंत्र को कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब जुड़िएगा मेरे साथ। अवनद वाद्य यंत्र, इन्हीं को और क्या कहते हैं? ताल वाद्य यंत्र। क्योंकि ताल से बजाया जाता है, इसी कारण इन्हें कहते हैं ताल वाद्य यंत्र, या इसे कहते हैं थाप वाद्य यंत्र। ये पूरी की पूरी थाप देके बजाया जाता है। तो देखो, होते क्या है ऐसे वाद्य यंत्र जो लकड़ी या किसी धातु के गोलाकार या अर्ध गोलाकार घेरे पर पशु की खाल मढ़कर बनाए जाते हों, उन्हें क्या कहते हैं? अवनद वाद्य यंत्र। तथा इन्हें हाथ या किसी अन्य वस्तु की चोट से बजाया जाता हो या उसी से ध्वनि निकलती हो, उसे क्या कहते हैं? अवनद वाद्य यंत्र। आप जानते हो जैसे ढोल, तो ढोल में आपको पता होगा क्या होगा? एक तरफ तो डंडी होगी, एक तरफ ये ताल या थाप मारेंगे। जैसे ढोलक ताल या थाप से बजता है, तो भैया ज्यादातर ताल या थाप से बजाया जाता है। इसी कारण अवनद वाद्य यंत्र को कहते हैं ताल वाद्य यंत्र या थाप वाद्य यंत्र। इनके अगर हम प्रकार देखें तो देखो, घेरे वाले मतलब गोल गोल घेरे में है, वो कौन से हैं? चंग, डफ, खंजरी। तो घेरे वाले अवनद वाद्य यंत्र कौन से हो जाएंगे? चंग, डफ, खंजरी, है ना। इसके अलावा घेरे वाले मतलब आप समझ रहे हो ना, ऐसे गोल एकदम घेरा। ये जो घेरा है, तो ये घेरे वाले तो भैया चंग हो गया, डफ हो गया, खंजरी हो गया। ऐसे कुंडी या भांड नुमा, तो आप समझ रहे होंगे, नगड़ा है, टामक है, नौबत है, तासा है। कुंडी मतलब आप समझ रहे हो, जैसे भैया अगर मैं बात करूं, देखने का प्रयास करें, ये जैसे मान लो ये कुंडी है, तो इस पर अगर खाल मट दी तो ये हो गए कुंडी या भांड नुमा। तो देखो घेरे वाले, तो घेरे वाले मतलब समझ रहे हो ना, गोल गोल ऐसे घेरे में हो सकते हैं, ठीक है। और कुंडी वाले, वो कुंडी वाले हो गए। और ढोल नुमा, तो अब आप जानते हो ढोल नुमा क्या चीज है? तो ये ऐसे और ये ऐसे घेरा है, और इस पर भैया आपको पता होगा ये ढोल या ढोलक या जो भी चीज है, ये क्या हो जाते हैं? ढोल नुमा। तो देखो, अवनद वाद्य यंत्र भी तीन चार प्रकार से बांट सकते हैं। घेरे वाले तो गोल गोल घेरा होगा, ये जैसे चंग है, ढप है, ये जो भी चीजें मान लो, खंजरी है। कुंडी वाले तो वो देखो, वो कुंडी है गोल गोल, और उसके ऊपर खाल मड़ी हुई है। और ढोल मतलब आप समझ गए होंगे, दोनों तरफ में मतलब, है ना, और बीच में कोई खोखली चीज है। और वृंद वाद्य, तो जैसे दो तीन को मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? वृंद वाद्य। इसमें क्या होगा? गड़गड़ाटी। ये गड़गड़ाटी क्या? दो तीन वाद्य यंत्रों का मिला जुला रूप होता है, उसे कहते हैं गड़गड़ाटी। तो बस इतना ज्यादा गहराई तक नहीं जाए, आप कोई आरएस मुख्य परीक्षा लिखो और उसमें अगर लिखो कि भाई अवनद वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं, एक को घेरे वाले, कुंडी वाले, ढोल नुमा और वृंद वाद्य। अब बात करते हैं अवनद वाद्य यंत्रों में कौन से वाद्य यंत्र हैं। तो उसमें देखो भैया, मृदंग। मृदंग, इसी को और क्या कहते हैं? पखावज। पखावज। तो ये जो मृदंग है या पखावज है, ये क्या है? बड़ला कह दो, बड़ मतलब बड़ला, सुपारी, सबन। बड़, सुपारी, सबन आदि वृक्षों की लकड़ी को खोखला करके उस पे खाल मढ़कर, जैसे मान लो सपोज करो, ये कोई लकड़ी है, ये एक कोई लकड़ी है, तो इस लकड़ी को क्या कर दिया जाएगा? अंदर से पूरी को खोखला कर दिया जाएगा, और फिर यहाँ पे ये खाल मढ़ देंगे। खाल मढ़ देंगे तो दोनों तरफ से खोख लिए और फिर इसको बजाएंगे। तो भैया ध्यान करना, मर्दंग क्या है? बड़, सुपारी और सबन आदि वृक्षों की लकड़ी को खोखला कर कर उस पे खाल मढ़ कर बनाया जाता है, वो वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? मृदंग। मृदंग का उपयोग कहाँ करते हैं? मंदिरों। मृदंग मंदिरों में, मृदंग भी मंदिरों में, नगाड़ा भी मंदिरों में, बहुत सारी चीजें होगी जो मंदिरों के अंदर काम में ली जाती है। तो ये मृदंग, मृदंग कुछ नहीं है, लंबी सी एक ढोल की है, बस इतना दिमाग में रख लें। ढोलक तो जानते हो ना, ढोलक, ढोलक तो होती है छोटी, रही है लंबी है, बस इतना सा ही फर्क है। तो देखने का प्रयास करें, इसके प्रमुख वादक कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास। पखावज का जादूगर किसे कहते हैं? पंडित पुरुषोत्तम दास को। और इसको बजाने वाले कौन है? भवानी शंकर कथक, जगन्नाथ प्रसाद और लक्ष्मी नारायण परमार। वापिस देखो, मृदंग या पखावज के जादूगर कौन कहलाते हैं? पंडित पुरुषोत्तम दास। और कौन है इसके वादक? भवानी शंकर कथक, जगन्नाथ प्रसाद, लक्ष्मी नारायण परमार। और विशेषता क्या है? ये अवनद वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। आपको पता होगा भैया, तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा था? सारंगी, जो 27 तार वाला था। इसके बाद में हमने देखा था भैया, सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा था? तो वो था शहनाई। आपको पता होगा चिलम की आकृति का क्या था भैया? शहनाई। चिलम की आकृति का ही होता है ना शहनाई।
तो दिमाग में रखना करना। अब मैं बात करता हूं, देखो ये अवनद वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है और इसका बड़ा मुंह है नर तथा छोटा मुंह है मादा कहलाता है। आप समझने का प्रयास करना, मर्दंग का एक तरफ का जो घेरा होगा बड़ा होगा और एक तरफ का घेरा छोटा होगा, तो उसे देखो मर्दंग के बड़े मुंह को तो नर कहते हैं, छोटे मुंह को क्या कहते हैं, मादा। और सबसे खास बात यह है, ये मर्दंग या पखावज श्रीनाथ जी के मंदिर में जो हवेली संगीत, आपको पता है वैसे श्रीनाथ जी का मंदिर है हवेली नुमा मंदिर है, और उसमें बजने वाला संगीत क्या कहलाता है, हवेली संगीत। और हवेली संगीत में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, पखावज। और पखावज के जादूगर कौन कहलाते हैं, पंडित पुरुषोत्तम दास। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में हवेली संगीत में इसे बजाया जाता है। किसे बजाते हैं, पखावज को, और पखावज को और क्या कहते हैं, मृदंग। और भैया रावल, भवई और राबिया जाति के व्यक्ति धार्मिक अवसरों पर इसका प्रयोग करते हैं। जब भी कोई धार्मिक अवसर है, होली दीपावली मान लो या और भी कोई अवसर है, तो रावल, भवई और राबिया जाति के लोग हैं धार्मिक अवसरों पर किसका प्रयोग करते हैं, हुबू लाइन उठा सकता है एग्जामिनर, रावल, भवई और राबिया जाति के व्यक्ति धार्मिक अवसरों पर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, मृदंग या पखावज का। दिमाग में रख लेना, और कुछ नहीं है। ढोलक की तरह है, आपको दिख रहा होगा, लंबा लंबा है, एक मुंह है बड़ा है, एक मुंह है छोटा है, और इसको क्या कहते हैं भैया, मर्दंग। बड़े मुंह को क्या कहते हैं, नर, और छोटे मुंह को क्या कहते हैं, मादा। और मर्दंग को ही और क्या कहते हैं, पखावज। ये याद रखना भैया। और पखावज का जादूगर कौन कहलाता है, पंडित पुरुषोत्तम दास, पंडित पुरुषोत्तम दास। बस इतना सा याद रखना है आपको। ये हो गया मर्दंग। मर्दंग के बाद में देखो भैया बम। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है, बम। और बम को और क्या कहते हैं, टामक, धौंसा और दमामा। बम के और नाम क्या है, टामक, धौंसा, दमामा। टामक, धौंसा, दमामा। निर्माण लकड़ी को खोखलाकर भैंसे की खाल मढ़कर, और आकृति नगाड़े के समान। नगाड़े होंगे वो दो जोड़ी में होंगे, और ये बम एक ही होता है ना। तो दिमाग में रखना बम। ये दिमाग में रखें भैया, आकृति कैसी है, नगाड़े के समान। और इसका वादन प्राचीन समय में तो होता था रण क्षेत्र में, युद्ध मैदान में, और दुर्गों की प्राचीर पर, दुर्ग की दीवार पे रखे होते थे ये बम, है ना। जोर जोर से, मतलब कोई विपता आती थी तो उस टाइम में दीवार पे ये बम रखा होता था, इसको बजाते थे तो अंदर सैनिक अलर्ट हो जाते थे। और युद्ध मैदान में तो बम का प्रयोग करते ही थे, मतलब सैनिकों में जोश भरने के लिए। वर्तमान समय में ये बम कहाँ बजाया जाता है, मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र में आप जानते हो अलवर। इसके अलावा जैसे अलवर से और क्या बना है, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। और ब्रज क्षेत्र में आप जानते हो भरतपुर। तो मेवात और ब्रज क्षेत्र और साथ में सवाई माधोपुर तक का एरिया, उसमें आपको पता है बम का प्रयोग किया जाता है। और किस अवसर पर, होली और बसंत पंचमी को। आपको पता होगा माघ शुक्ल पंचमी को आती है बसंत पंचमी, और बसंत पंचमी को ही बंधन, आपको पता है ना, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। देखो ये क्या है, बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी कब आती है, तो आपको पता होगा माघ शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी आती है। माघ शुक्ल पंचमी को आती है बसंत पंचमी। सरस्वती माता की इस दिन क्या की जाती है, वंदना। और इसी दिन आपको पता होगा घरों में पीले चावल बनाकर और पीले चावल खाए जाते हैं। और बसंत पंचमी को आपको पता होगा हमारे राजस्थान के अंदर बच्चियों को क्या दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार। तो मैंने, माफ कीजिएगा, मैंने शायद ये बोल दिया था माहेश्वरी समाज में रक्षाबंधन, ये भैया बसंत पंचमी को नहीं आएगा। आप मुझे कमेंट में बताना कि माहेश्वरी समाज में जो रक्षाबंधन आता है वो कब आता है, माहेश्वरी समाज में रक्षाबंधन आता है वो कब आता है। अरे नहीं तो मैं ही बता दूं, श्रावण में, श्रावण पूर्णिमा को तो आपको पता होगा, बाकी सब समाज में क्या मनाते हैं, रक्षाबंधन। और भैया माहेश्वरी समाज में आपको पता होगा इसके 20 दिन बाद में, 20 दिन बाद में, यानी कि भाद्र शुक्ल पंचमी को, भाद्र शुक्ल पंचमी को आती है ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी को माहेश्वरी समाज में क्या मनाया जाता है, तो आप आराम से बता सकते हो, ऋषि पंचमी को माहेश्वरी समाज में रक्षाबंधन मनाया जाता है। और वो कब आती है, भाद्र शुक्ल पंचमी को। और ये है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी कब आती है, माघ शुक्ल पंचमी को। इस दिन घरों में पीले चावल बनाए जाते हैं, पीले वस्त्र पहने जाते हैं, सरस्वती की वंदना की जाती है, माता सरस्वती की। और राजस्थान में बच्चियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। तो दिमाग में रखना, ये जो बम है बात कर रहे हैं, ये राजस्थान में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, इसका घेरा बहुत बड़ा है। तो आयतन की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है, बम, टामक, धौंसा। इसी को कहते हैं टामक, धौंसा, और इसी को कहते हैं दमामा। और वर्तमान में इसका वादन गुर्जर, जाट व अहिर, अहिर मतलब यादव, गुर्जर, जाट व अहिर जाति के महिला पुरुषों के नृत्य, जब शामिल रूप से महिला पुरुष नृत्य करते हैं तो उस समय बम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कोई सोचने वाली तो बात ही नहीं है, आपको पता होगा गुर्जर, जाट और यादव, अहिर मतलब यादव,
इनके महिला और पुरुष नाचेंगे, ये तो भैया बम ही बजाएंगे। तो दिमाग में रखना, बम बम। तो बम कोई और क्या कहते हैं, टामक, और क्या कहते हैं, धौंसा, और क्या कहते हैं, दमामा। और बम का निर्माण लकड़ी को खोखलाकर भैंसे की खाल मढ़कर, आपको पता होगा, बम का निर्माण किया जाता है। इसकी आकृति कैसी है, नगाड़े के समान, दिमाग में रख लेना। और राजस्थान में आयतन की दृष्टि से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो बम, टामक, धौंसा, इसी को कहते हैं दमामा। पुराने समय में आपको पता होगा रण क्षेत्र में इसका वादन किया जाता था और दुर्गों की दीवार पे रख कर इसको बजाया जाता था। और वर्तमान समय में आपको पता है मेवात और ब्रज क्षेत्र में होली और बसंत पंचमी के अवसर पर बम का प्रयोग किया जाता है। आयतन की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है और इसका वादन गुर्जर, जाट और अहीर मतलब यादव जाति के महिला पुरुषों के नृत्य के समय किया जाता है। ये है भैया बम। तो देखो हमने क्या देख लिया, मृदंग, और क्या देख लिया, बम, आराम से याद रह जाएगा। फिर देखो भैया बम के बाद में ताशा। आपको पता होगा हमने खूब देखा था जब त्योहार में मेले पड़े थे, उसमें भी हमने, आपको पता है, मुस्लिम समुदाय के जब त्योहार पड़े थे तो उनमें हमने देखा था, मुस्लिम समुदाय के त्योहारों में हमने देखा था भैया, पहला महीना होता है हिजरी संवत का मोहर्रम, और उसी मोहर्रम में आपको पता है ताजिया निकाला जाता है। और ताजिया निकालते हैं तो उन ताजिए के समय क्या बजाते हैं, तो आप जानते हो, ताशा। तो गमी में बजाया जाने वाला या गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, ताशा। यही है गमी का वाद्य यंत्र ताशा। और निर्माण लोहे की परात पर खाल मढ़कर, कुछ नहीं है, लोहे की कुंडी है उस पे खाल मढ़ी हुई है, या कई जगह मिट्टी की कुंडी हो सकती है उस पे खाल मढ़ी हुई है। मिट्टी को पका दिया जाता है, कुंडी बना के उस पे खाल मढ़ के और ताशा बनाते हैं। और फिर ताशे को आपको पता होगा रस्सी से गले में लटका लेंगे और दो डंडियों से बजाएंगे। तो देखो गले में लटका कर दो पतली खपचियों से, दो पतली लकड़ियों से इसको बजाते हैं ताशे को। और आकृति कैसी है, परातनुमा। परातनुमा एक कुंडी है, परात है, लोहे की हो सकती है, माटी की हो सकती है, और उस पे खाल मंडी हुई है और उसको गले में लटका लिया रस्सी से, फिर यहां से ऐसे बजाते रहते हैं। तो ये है भैया ताशा। प्रयोग ताजिया निकालते समय। और ताजिया कब निकालते हैं तो आपको पता होगा मुहर्रम माह में, पहला महीना है आपको पता है हिजरी संवत का मुहर्रम, और उसमें ताजिया निकालते हैं कौन, मुस्लिम समुदाय के लोग। तो आपसे पूछ ले ताशे का प्रयोग कौन करते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग। और कब करते हैं, जब ताजिया निकालते हैं उस टाइम। और विशेषता क्या, ये गम या शोक में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, गम या शोक में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, ताशा। बाकी सब वाद्य यंत्र खुशी में बजाते हैं, जबकि भैया गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, ताशा। इसके अलावा देखो राणा सांगा ने, आपको पता होगा, बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था। देखो राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में, बयाना का युद्ध कब हुआ था, 16 फरवरी 1527 को। और बाबर की सेना को पराजित करने के पश्चात में भैया इस ताशे को अपने मतलब जो भी वाद्य यंत्र थे, रण कौशल के जो वाद्य यंत्र थे उसमें शामिल कर लिया। तो देखो राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को पराजित करने के पश्चात इस वाद्य यंत्र को मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में शामिल किया। तो आपसे पूछ ले ताशा को मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में शामिल करने वाला राजा कौन था, राणा सांगा। और कब किया, तो बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को पराजित करके। बयाना का युद्ध कब हुआ था, 15 या 16, तो 15 नहीं है, 16 फरवरी, 16 फरवरी 1527। और 16 के बाद में क्या आता है, 17 फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च। तो 17 मार्च 1527 को कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। खैर जो भी हो, हम युद्ध में नहीं जा रहे, अभी इतिहास में नहीं जा रहे। अभी आपने देखो क्या देखा है, ताशा। गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, ताशा। ते से ताशा और ते से ताजिया। ताजिया निकालते समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ताशा। अब ताजिया निकालते हैं तो आपको पता होगा ये गम का त्योहार है, तो भैया देख लो गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, ताशा। और मुस्लिम समुदाय के लोग, है ना, इसका प्रयोग करते हैं। और परातनुमा है, बस कुछ नहीं है, लोहे की कुंडी है, उसके ऊपर खाल मंडी हुई है, गले में लटका लिया और बांस की खपचियों से इसको बजा रहे हैं। बस इतना सा याद रखना, ये ताशा हो गया। तो देखो आपने क्या क्या देखा अभी तक, अभी तक देखा आपने मृदंग, मृदंग, मृदंग कोई और क्या कहते हैं, पखावज। और क्या देखा है, बम, टामक, धौंसा या दमामा। और क्या देखा है, ताशा। आपको आराम से याद रह जाएगा। अब बात करते हैं भैया पाबू जी के माठे। कुछ नहीं है, दो मटकियां हैं, छोटी और बड़ी मटकियां हैं, और इनको बजाते हैं, ये पाबू जी के माठे। तो देखो अन्य नाम क्या है, भांड वाद्य यंत्र। पाबू जी के माठे कोई और क्या कहते हैं, भांड वाद्य यंत्र। मटकियां हैं, भांड है, भांड आप समझ गए होंगे, मर्द भांड, मर्द मतलब मिट्टी, मिट्टी के भांड। तो देखो भैया पाबू जी के माठे को कहते हैं भांड वाद्य यंत्र। ये दो विशाल मटकों पर खाल मढ़कर मतलब इसका निर्माण किया जाता है। और वादन कौन करते हैं, नायक और थोरी जाति के लोग। और इसके अलावा प्रयोग, तो पाबू जी
और बाबूजी के भतीजे थे, आपको पता होगा, रूपनाथ जी झरड़ा और माता जी के पवाड़े गाते समय, बाबूजी के पवाड़े गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आपको दिमाग में रखना है माठा वाद्य यंत्र। और इसमें एक नर और एक मादा माठा होते हैं, जिनको दो अलग अलग व्यक्ति बजाते हैं। तो नर मतलब आप समझ गए थोड़ा बड़ा है, और मादा मतलब थोड़ा सा छोटा मटका है। तो दो मटके हैं और मटकों पे खाल मटी हुई है, बस इतना सा दिमाग में रख लेना। तो ये हो गए बाबूजी के माठे। तो अभी जो भी आप वाद्य यंत्र पढ़ रहे हो, साथ में दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहले आपने मर्दंग, मर्दंग को ही कहते हैं पखावज, और पखावज का जादूगर कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास। और हवेली संगीत में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पखावज का। मोटी मोटी बातें याद रख लें। तो ये हो गया मर्दंग या पखावज। दूसरा कौन सा है? बम टामक धौंसा या दमामा। बम टामक धौंसा या दमामा। आप जानते हो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है? बम टामक धौंसा या दमामा। तो पहला कौन सा हो गया? मर्दंग। दूसरा कौन सा हो गया? बम। और तीसरा हमने जो देखा है वो कौन सा है? तासा, तासा। और चौथा कौन सा हो गया? बाबूजी के माठे। दिमाग में रह जाएगा। अब बात करते हैं आगे की। हल्का सा देखो, नौबत। सर इतने सारे माठा और ये सारे हमें तो याद नहीं रहेंगे, हमारे तो नौबत आ गई। आपने वैसे गाना सुना होगा, बाजे छे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। तो डिगी कल्याण जी के मंदिर में मालपुरा टोंक में बजने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं? नौबत। नौबत कोई और क्या कहते हैं? नौबत। कुछ नहीं है, 4 फीट की गहरी धातु की बड़ी अर्ध अंडाकार कुंडी होती है, आधे अंडे जैसी कुंडी होती है, और उस पे भैंसे की खाल मड कर बनाया जाता है नौबत। इसका वादन मंदिरों में खड़े खड़े लकड़ी की डंडों से इसका वादन करते हैं नौबत का। और विशेषता, ये प्राय जोड़े में बजाया जाता है, जिसमें एक नर व एक मादा होता है। इसे शहनाई के साथ बजाया जाता है। एक तो दिमाग में रखो, इसे जोड़े में बजाया जाता है, ठीक है, एक तो नर होता है एक मादा होता है, और इसे शहनाई के साथ बजाया जाता है नौबत को। और इसका प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट बात है, हेला ख्याल और रावलों की रम्मत में किया जाता है। तो आपसे पूछ ले, हेला ख्याल, इसके प्रवर्तक हेला शायर थे, आपको पता होगा। हेला ख्याल के आगे देखेंगे हम, लोक नृत्य लोकनाट्य। तो हेला ख्याल में क्या बजाया जाता है? नौबत। और रावलों की रम्मत में किसका प्रयोग किया जाता है? आपको पता होगा। तो रावलों की रम्मत में भी नौबत का। अब रम्मत रम्मत में नौबत आ जाती थी तुम्हारे बचपन में, और जोर जोर से हेला देते थे तुम्हारी बाबू जानू को, कोई घर वाले सुन लेते तो भी तुम्हारे नौबत आ जाती थी। तो दिमाग में रखना, हेला ख्याल में भैया क्या बजाते हैं? नौबत। और भैया रावलों की रम्मत में क्या बजाते हैं? नौबत। और बस और क्या बात है, तो आप जानते हो इसे डिगी कल्याण जी का मंदिर है, आपको पता होगा। भगवान विष्णु का मंदिर है डिगी कल्याण जी का। और आपको पता होगा डिगी कल्याण जी को मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग हैं वो कड़े पीर के नाम से पुकारते हैं। ये कड़े मेटने वाले देवता माने जाते हैं। और डिगी कल्याण जी का मंदिर कहाँ है? मालपुरा टोंक। मालपुरा टोंक। तो मालपुरा टोंक के अंदर है डिगी कल्याण जी का मंदिर, और वहीं नौबत बजाया जाता है। और वैसे गीत भी आपने सुना होगा, बाजे छे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। तो बस कुछ नहीं है, अर्ध अंडाकार कुंडी है, 3-4 फीट गहरी है। तो कुल मिला के 4 फीट मतलब आदमी के कमर जितना ये ऊंचा हो जाएगा। और फिर इसको खड़े खड़े मतलब डंडियों से बजाएंगे। और नौबत है तो जोड़े में है, अर्ध अंडाकार कुंडी है, और आपको पता होगा ये जोड़े में बजाया जाता है। एक नर होता है एक मादा होता है, एक थोड़ा छोटा है एक बड़ा है, बस इनको ऐसे जोड़े में बजाते हैं। ये है नौबत। तो अभी सुनो, अवनद वाद्य यंत्र आप पढ़ रहे हो, इसमें सबसे पहले आपने क्या देखा है? नाम अगर याद है तो फिर आपका अंदर का काम अपने आप ही हो जाएगा। सबसे पहले देखा था मर्दंग, और मर्दंग को कहते हैं पखावज, और पखावज का जादूगर कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास। याद रख लोगे ना। दूसरा कौन सा देखा था आपने? बम। इसी को कहते हैं टामक, इसी को कहते हैं धौंसा, इसी को कहते हैं दमामा। बम टामक धौंसा या दमामा। राजस्थान में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है? बम टामक धौंसा या दमामा। तो पहला मर्दंग, दूसरा कौन सा हो गया? बम। मर्दंग बम, मर्दंग बम। ऐसे में याद रखने के लिए बता दूं, आपको पता होगा पुराने समय में ज्यादातर ऐसे सिनेमा हॉल होते थे मर्दंग। अब ऐसे याद रख लो, मर्दंग सिनेमा हॉल में क्या छोड़ दिया? बम। बम, है ना। और बम से फिर आपको पता होगा क्या होगा? आदमी मर जाएंगे। तो गम में क्या बजाया जाएगा? तासा। मर्दंग बम तासा। आप जानते हो ताजिया निकालते समय ते से ताजिया और ते से तासा, कुछ नहीं है। तासा क्या है? तो आप जानते हो कुंडी है, और उस कुंडी चाहे लोहे की हो चाहे मिट्टी की हो, और उस पे क्या मडी हुई है? खाल। और उसको फिर गले में लटका कर बजाया जाता है। तो गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो आप बता सकते हो तासा। तासा। ताजिया निकालते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तासा। तो मर्दंग बम तासा, मर्दंग बम तासा, मर्दंग बम तासा। और उसके बाद में क्या है भैया? बाबूजी के माठे, बाबूजी के माठे। और अभी हम क्या देख रहे हैं? नौबत। यही देखें, अगर यकीन नहीं हो तो आप कंटिन्यू देख सकते हैं, वापस देखो। सबसे पहले देखा आपने, देखो मर्दंग,
मृदंग को पखावज कहते हैं। इसके बाद में देखो बम, टामक, धौंसा, दमामा। इसके बाद में आपने देखा तासा, गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। फिर देखिए पाबूजी के माठे, और अभी आपने क्या देखा, नौबत। पाबूजी के माठे आते ही तुम्हारे क्या आ गई, नौबत, है ना। और ये नौबत कोई नौबत कहते हैं, कुछ नहीं है, अर्धअंडाकार कुंडी है, गहरी है, और दो जोड़े के अंदर है ये नौबत, और डिगी कल्याण जी के मंदिर में बजाए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं चंग। आप जानते हो ना चंग? देखो भैया, बाएं हाथ में एक मतलब अष्टाकार, मतलब एक घेरा है, और बस इस घेरे को आपको पता होगा हार्ट के समीप लेके और इस हाथ से बजाते रहते हैं। होली के अवसर पे बजाया जाता है चंग। तो देखो चंग को क्या कहते हैं, डफ या डफ। लकड़ी के घेरे पर खाल मडकर और बजाते हैं, तो दाएं हाथ की थाप से, ठीक है। और वादन किस क्षेत्र में होता है, शेखावाटी क्षेत्र में। और कब होता है, होली के अवसर पर। तो आपसे पूछ ले चंग का वादन कब होता है, होली के अवसर पर। सर्वाधिक चंग का प्रयोग कौन करते हैं, तो कालबेलिया जाति के लोग। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, चंग का सर्वाधिक प्रयोग किस जाति के लोग करते हैं, तो कालबेलिया। और वैसे आप जानते हो कालबेलिया जाति के नर्तकी कौन से हैं, शंकरिया, बागड़िया, पणियारी और ईडानी। शंकरिया, बागड़िया, पणियारी और ईडानी। और आप जानते हो कालबेलिया जाति में शंकरिया, बागड़िया, पणियारी, ईडानी। कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते समय जो नृत्य करती है वो कौन सा है, बागड़िया, बागड़िया। खैर जो भी हो, बात करते हैं चंग। चंग का और नाम क्या है, डफ या डफ। और लकड़ी के घेरे पर खाल मडकर और दाएं हाथ की थाप से बजाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर बजाते हैं। और सर्वाधिक इसका प्रयोग कालबेलिया जाति के लोग करते हैं। विशेषता, इसे देखो बाएं हाथ में पकड़कर हृदय के पास, हार्ट के पास रखकर दाएं हाथ की थाप से बजाया जाता है। और ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। आपसे पूछ ले शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा भैया, चंग, चंग। अब हम बात कर लेते हैं भैया, थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। आपने अभी तक जो भी वाद्य यंत्र पढ़े हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं, तो देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा देखें। अभी तक जो भी आपने वाद्य यंत्र देखे हैं, सबसे पहले आपने देखा था मृदंग, मृदंग, मृदंग। इसके बाद में आपने देखा था बम, बम। देखो ये जो मृदंग है इसी को और क्या कहते हैं, पखावज, पखावज। मृदंग को क्या कहते हैं, पखावज। बम को और क्या कहते हैं, टामक। इसी को और क्या कहते हैं, धौंसा, धौंसा। इसी को और क्या कहते हैं, दमामा, दमामा, दमामा। देखो अभी आपने सबसे पहले देखा मर्दन, फिर क्या देखा, बम, टामक, धौंसा या दमामा। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा वाद्य यंत्र। इसके बाद में आपने क्या देखा, गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तासा, तासा। इसके अलावा तुमने क्या देखा, तो देखो पाबूजी के माठे, पाबूजी के माठे, पाबूजी के माठे, ये देखे थे। फिर इसके बाद में आपने क्या देखा है, नौबत, नौबत। बाजे छे नौबत बाजा हमारा डिगीपुरी का राजा, है ना। डिगी कल्याण जी के मंदिर में बजाया जाता है नौबत। तो ये हो गए पापूजी के माठे, नौबत, नौबत। और इसके अलावा आपने अभी क्या देखा है भैया, तो अभी आपने देखा है नौबत के बाद में चंग। किसी ने तुम्हें यूं कह दिया ले चंग बजा, तुम्हारे लिए क्या आ गई, नौबत। तो ये नौबत हो गया, और क्या हो गया, चंग। तो अभी हम किसको पढ़ रहे थे, चंग को। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब बात करते हैं मांदल, मांदल। वैसे मांदल नृत्य भी आपको पता होगा ग्रासिया जनजाति का। ग्रासिया गोवा में मौज करेला, गो से गोर नृत्य, वा से वालर नृत्य। बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, वालर नृत्य। ग्रासिया गोवा में मौज करेला, मैं से मांदल नृत्य। क्योंकि उसका नाम मांदल क्यों है, उसमें मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण उसका नाम क्या है, मांदल। तो देखो ग्रासिया गोवा में मौज करेला, मो से मोरिया नृत्य, जे से जवारा नृत्य, के से कूद नृत्य, रे से रैण नृत्य, ले से लूर नृत्य। तो ये सब के सब ग्रासिया जनजाति के नृत्य होंगे। और ग्रासिया जनजाति आपको पता होगा सिरोही जिले के अबू और देलवाड़ा तहसीलों में सर्वाधिक निवास करती है, और नक्की झील को पवित्र मानती है, और अपने बुजुर्गों की अस्थियों का जो विसर्जन है नक्की झील में करती है। कौन, ग्रासिया जनजाति। और ग्रासिया जनजाति के नृत्य आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में याद रखने के लिए बता दूं, ग्रासिया गोवा में मौज करेला, गो से गोर नृत्य, वा से वालर नृत्य, मैं से मांदल नृत्य, मो से मोरिया नृत्य, जे से जवारा नृत्य, के से कूद नृत्य, रे से रैण नृत्य, ले से लूर नृत्य। तो ऐसे याद रखा करो थोड़ा थोड़ा, ग्रासिया गोवा में मौज करेला। तो कुल मिला के ये जो मांदल है, ये हकीकत में शिव गौरी का वाद्य यंत्र है। भगवान भोलेनाथ और गौरी माता पार्वती ये बजाती थी मांदल। और निर्माण किससे होता है, मिट्टी की कुंडी पर खाल मडकर। मिट्टी की कुंडी है, कुंडी मतलब आप समझ गए होंगे, परात जैसा या कुंडे जैसा कोई आकृति है, उस पर खाल मडी हुई है। और ये मांदल का जो निर्माण होता है ये कहाँ होता है,
तो आपको पता होगा मिट्टी के खिलौनों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद, मोलेला गांव राजसमंद। टेरिकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद। तो मोलेला गांव राजसमंद में क्या बढ़ता है भैया? मांदल। और इसकी जो मांदल है, मांदल किससे समानता रखता है? मृदंग या पखावज से। तो मृदंग की तरह ही क्या है भैया? मांदल। और मृदंग का ही नाम है पखावज। और मांदल के दो प्रकार होते हैं, बिलों की मांदल और रावलों की मांदल। बिलों की मांदल और रावलों की मांदल। और दिमाग में रखना, ये जो मांदल है इसका वादन भील व ग्रासिया जाति के लोग इस मांदल का प्रयोग करते हैं, इसको बजाते रहते हैं, है ना। तो बिलों की मांदल, और एक ऐसे बता सकते हो रावलों की मांदल, ठीक है। लेकिन ये जो मांदल है इसका वादन कौन करते हैं? भील और ग्रासिया। विशेषकर याद रखना, ये जो ग्रासिया जाति के लोग हैं ये मांदल वाद्य यंत्र का ज्यादा प्रयोग करते हैं, इनका नृत्य भी है मांदल। देखो विशेषता, इसे गौरी या राई लोक नाट्य के समय, गौरी या राई लोक नाट्य के समय, आपको पता होगा सर्वाधिक समय तक चलने वाला जो लोक नाट्य है राजस्थान में उसका नाम क्या है? गौरी या राई लोक नाट्य। भील समुदाय के द्वारा किया जाता है, लगभग 40 दिनों तक चलता है ये गौरी या राई लोक नाट्य। आगे हम लोक नाट्यों में चर्चा करेंगे। और भैया राजस्थान के लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कौन सा है? गौरी या राई लोक नाट्य। तो गौरी या राई लोक नाट्य के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मांदल का। और इसका वादन मेवाड़ क्षेत्र के देवरों में, देवर आप जानते हो ना, मंदिर, मंदिर उन्हें कहते हैं देवरा। तो मेवाड़ क्षेत्र के देवरों में थाली वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र के जो भी मंदिर हैं, देवर हैं, जो भी देवर हैं उनमें जो थाली वाद्य यंत्र बजाएंगे उसके साथ में क्या बजाएंगे? मांदल। लेकिन आपसे पूछ ले थाली नृत्य, ये थाली नृत्य किसका है? या थाली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? तो आप जानते हो पाबू जी की आराधना में। सर थाली नृत्य बिल्कुल भैया पाबू जी की आराधना में होता है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा हमारे ब्याह शादी में भी भैया फ्लोर पे औरतें झट से माथे पे चरी रख लेगी और नाचनी स्टार्ट हो जाएगी, वो तो होता है चरी नृत्य। और प्रमुख चरी नृत्यांगना थी फलकू बाई, किशनगढ़ का प्रसिद्ध है चरी नृत्य। और इसके अलावा थाली नृत्य है, आपने देखा होगा अपने यहाँ पे डबल नृत्य एक साथ कर लेती है, माथे पे चरी रख ली और हाथों में ले लेगी थाली और फिर यूं हाथों को उल्टा सीधा घुमाएगी। यार कभी कभार तो दा दी फन फन करते करते वो लुगाई है जो थाली को यूं इतना जोर से घुमाती है कि इधर साइड में बैठे हुए के जाके मुंह पे लग जाए वो थाली। तो भाई नारी शक्ति आपसे निवेदन है, थाली नृत्य भले ही करो लेकिन उन थालियों को थोड़ा कंट्रोल करके नाचो, ताकि पड़ोस में रहने वालों के या पड़ोस में बैठने वालों के मुंह पे जाके वो थाली ना लगे। तो दिमाग में रखना भैया थाली नृत्य किसकी आराधना में होता है? पाबू जी की आराधना में होता है। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा ये भैया मांदल, कुछ नहीं है, दिमाग में रख लेना। मांदल, मांदल वाद्य यंत्र है। और मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन करते हैं? तो आप जानते हो भील और ग्रासिया, भील और ग्रासिया, बस इतना याद रखना। शिव गौरी का वाद्य यंत्र किसे कहते हैं भैया? मांदल को। तो देखने का प्रयास करें, अभी हमने जो अवनद वाद्य यंत्र देखे हैं, चंग के बाद में हमने क्या देखा है? मांदल। अब चंग को कौन बजाएगा? कोई मांदा आदमी तो बजा नहीं सकता, कोई निरोगा ही बजाएगा, मांदल। और मांदल के बाद में अब हम देख लेते हैं भैया डमरू। सब जानते हो ना मदारी किसको काम में लेते हैं? डमरू को। और भगवान भोलेनाथ का वाद्य यंत्र कौन सा था? डमरू। लगभग इस दुनिया का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है भैया? डमरू। डमरू का अन्य नाम क्या है? भगवान शिव का वाद्य यंत्र। निर्माण बस कुछ नहीं है, लकड़ी है, आप समझ गए होंगे। लकड़ी को अंदर से बीच से खोखला कर दिया और उस लकड़ी के दोनों किनारों पे क्या मढ़ दिया? चमड़ा। और फिर उसके बीच में आपको पता होगा क्या है? रस्सियां। तो आपको जैसा दिख रहा है भैया तो डमरू। और ये जो रस्सियां हैं जब उसको हिलाएंगे तो उसके आपस में चोट मारेगी, जिसे अपने आप ही मतलब क्या निकलेगी? आवाज। अब डमरू के बारे में तुम सब जानते हो। और इसकी आकृति कैसी है? अंक गणित के 8 के समान। भैया अंक गणित के 8 के समान कौन सा वाद्य यंत्र है? अवनद कौन सा वाद्य यंत्र है? वो तो है डमरू। लेकिन आप याद रखना अंक गणित के 8 के समान कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? ये हमने तत्ववाद्य यंत्र में पढ़ा था। अगर आप नियमित रूप से पढ़ रहे हैं और आपको याद रह रहा है तो आप जरूर मुझे बताएं। अंक गणित के 8 के समान कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है? वो जरूर मुझे बताना। ये अंक गणित के 8 के समान कैसा वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा है? डमरू। विश्व का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। इसे वर्तमान में मदारियों द्वारा बजाया जाता है। आपने देखा होगा मदारी जो ख्याल दिखाते हैं वो इसे बजाते हैं। और इसके छोटे रूप को डुगडुगी कहते हैं। डमरू है, डमरू का जो छोटा रूप होता है उसे क्या कहते हैं? डुगडुगी। डमरू का बड़ा रूप होगा उसे क्या कहेंगे? डेरू, डेरू। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना भैया। देखो अभी मैं बात कर लेता हूं, हल्का सा देखने का प्रयास करें। जैसे यहां लिख देता हूं मैं ऐसे ही, देखो डेरू, डेरू से छोटा कौन है? डमरू। तो ये डेरू बड़ा है डमरू से, और डमरू से छोटा कौन है? इससे वापस छोटा कौन है?
तो आपको दिमाग में रखना है वो कौन सी है, डुगडुगी, डुगडुगी, डुगडुगी। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना, और कुछ नहीं है। देखो, डुगडुगी का बड़ा रूप डमरू, डमरू का बड़ा रूप डेरू। तो ये छोटा सा थोड़ा सा दिमाग में रखना। डमरू का छोटा रूप क्या कहलाता है, डुगडुगी। डुगडुगी का बड़ा रूप डमरू, डमरू का बड़ा रूप क्या है, डेरू। गोगा जी के भोपे बजाते हैं ना डेरू, सांकल नृत्य करते समय, वही डेरू। अब बात कर लेते हैं डमरू के बाद में डेरू। आम की लकड़ी को खोखला कर दोनों तरफ चमड़ा मडकर, सेम ही डमरू की तरह है, डेरू है तो थोड़ा बड़ा है, बस इतना सही है। इसका वादन कौन करते हैं, गोगा जी के भोपे। कब करते हैं, सांकल नृत्य करते समय। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है, गोगा जी के भोपे सांकल नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आपको दिमाग में रखना वो क्या है भैया, डेरू। और डेरू का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होगा, ददरेवा चूरू में। गोगा जी का जन्म हुआ तो चूरू में। चूरू के पास में ही आपको पता है क्या है, गंगानगर और नागौर। तो दिमाग में रखें, चूरू, गंगानगर और नागौर में डेरू का सर्वाधिक प्रयोग होता है। और विशेषता ये डमरू का बड़ा रूप होता है। डुगडुगी का बड़ा रूप डमरू, डमरू का बड़ा रूप डेरू। और इसके साथ कांसे का कटोरा बजाया जाता है। ये डेरू केवल अकेला डेरू नहीं बजाएंगे, इसके साथ में कांसे का कोई कटोरा होगा उसको भी बजाते जाएंगे। और इसे लोक देवताओं के गीत गाते समय बजाते हैं। तो लोक देवताओं के गीत गाते समय किसको बजाते हैं भैया, डेरू को। याद रख लोगे, डमरू, डेरू। तो अभी देखने का प्रयास करो, आपने जो भी वाद्य यंत्र पढ़े हैं हल्का सा देखो। मांदल, और मांदल के बाद में आपने क्या देख लिया, तो आप आराम से बता सकते हो। मांदल के बाद में आपने क्या देखा है, डमरू। डमरू के बाद में आपने क्या देखा है, डेरू। डमरू, डेरू। तो देखो आपने जो भी चीजें देखी है, मृदंग देख लिया, इसी को पखावज कहते हैं। बम देखा, इसको टामक, धौंसा या दमामा कहते हैं। तासा, देखो एक एक शब्द पकड़ो। गम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तासा। ताजिया निकालते समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तासा। बम, राजस्थान में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है, बम। इसी को और क्या कहते हैं, टामक। इसी को और क्या कहते हैं, धौंसा। इसी को क्या कहते हैं, दमामा। मृदंग, इसी को कहते हैं पखावज। पखावज का जादूगर कौन है, पंडित पुरुषोत्तम दास। और भवानी शंकर कथक भी आपको पता होगा। और ये जो पखावज है, ये हवेली संगीत में बजाया जाता है। नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर है, हवेली नुमा मंदिर बना हुआ है, उसमें बजने वाला संगीत क्या कहलाता है, हवेली संगीत। उसमें पखावज का प्रयोग होता है। इसके अलावा देखो भैया, पाबू जी के माठे दो मटकियां, कुछ नहीं है। और भैया आपको पता होगा, पाबू जी के पवाड़े गाते समय या रूपनाथ जी के पवाड़े गाते समय या माता जी के पवाड़े गाते समय क्या बजाते हैं, पाबू जी के माठे। नौबत, आप जानते हो डिगी कल्याण जी का मंदिर है मालपुरा टोंक, उसमें क्या बजाया जाता है, नौबत। चंग आप समझ गए होंगे, होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में क्या बजाते हैं, चंग। अष्टकोणीय घेरा है, बस और कुछ नहीं है। मांदल, आपको समझ में आ रहा होगा भैया, ये मांदल क्या है, कुछ नहीं है, कुंडी है और कुंडी पे खाल मडी हुई है, इसी को बजाते हैं मांदल। और वैसे मांदल आपको पता है बजाते कौन है, भील और गरासिया। गरासिया जाति में मांदल नृत्य होता है। मांदल नृत्य में किसका प्रयोग किया जाता है, इस मांदल वाद्य यंत्र का। और राजस्थान का मेरू नाट्य कहलाता है भैया, गौरी या राई नाट्य, उसमें प्रयोग किसका होता है, मांदल का। इसके अलावा जानते हो डमरू, मदारी प्रयोग करते हैं डमरू का, और डमरू का छोटा रूप कहलाता है डुगडुगी। और इसके अलावा भैया डेरू। तो डेरू क्या है, तो आप जानते हो गोगा जी के भोपे सांकल नृत्य करते समय क्या बजाते हैं, डेरू। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा एक दो बातें उनको याद रखने का प्रयास करो। मांदड़ हो गया, डमरू हो गया, डेरू हो गया। अब देखते हैं और अवनत वाद्य यंत्रों में नगाड़ा। आप जानते हो ना, मंदिरों में नगाड़ा होते हैं ना, हर मंदिर में नगाड़ा होते हैं, दो जोड़ी है, कुछ नहीं है, आदि कुंडी है, और उनको फिर बजाते रहते हैं। अब नगाड़ा बजाएंगे तो हम क्या करेंगे, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। तो नगाड़ा का जादूगर कौन कहलाएगा, रामा किशन। देखो नगाड़ा क्या है, लोहे की कढ़ाई पर भैंसे की खाल मढ़कर नगाड़ा बनाया जाता है। आकृति लगभग सुपारी नुमा होती है, जैसे एक सुपारी को काट देते हैं वो होती है ना, उसी टाइप से आकृति होती है। नगाड़ा की आकृति सुपारी नुमा होती है। इसका वादन कब होता है, आरती के समय। और कहा, मंदिरों में। प्रमुख वादक कौन था, रामा किशन सोलंकी। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। आरती, जब भी आप मंदिर में आरती गाओगे तो राम जी को, भगवान कृष्ण को याद करोगे। और फिर देखो विशेषता, प्राचीन काल में ये राजशाही व गौरव का प्रतीक माना जाता था। हर राजाओं के महल के अंदर ये नगाड़ा होता था, हर राजा के दुर्ग में होता था, क्योंकि ये एक गौरवशाली चीज मानी जाती थी। जब भी राजा महाराजा कहीं आते थे तो लोग उनके स्वागत में नगाड़ा बजाते थे। और राजस्थानी साहित्य में इसे युद्ध का वाद्य यंत्र माना गया। पुराना जो राजस्थानी साहित्य है उसमें नगाड़ा को युद्ध का वाद्य यंत्र माना गया। लेकिन नाथ द्वारा, जो राजसमंद में जगह पड़ती है, अपने नगाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो नगाड़ों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हो, नाथ द्वारा, राजसमंद। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम था, आपको पता होगा, सिंहाड़ गांव। सिंहाड़ गांव, हमने श्रीनाथ जी का मंदिर पढ़ा है, उसमें हमने खूब डिटेल में लिखा है। लेकिन फिर भी जब नाम आए तो कम से कम आप उसके बारे में जरूर जाने। नाथ द्वारा में आपको पता होगा श्रीनाथ जी का मंदिर है,
और श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया किसने था? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। कैसा बनाया था? हवेली नुमा। इसमें बजने वाला संगीत क्या कहलाता है? हवेली संगीत। और हवेली संगीत में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? पखावज का। तो ये हो गया भैया आपके नगड़ा। नगड़ा के बाद में बात करते हैं ढोलक। ढोलक आप जानते हो शीशम, सागवान, आम या नीम की लकड़ी को खोखला करके खाल मड कर बनाया जाता है। और इसका जो ढोलक का जो निर्माण होता है, नीमच और अलीगढ़ की ये ढोलकें प्रसिद्ध है। लेकिन ढोलक का जादूगर कौन कहलाता है अपने राजस्थान में? वो बंदा कौन है? उसका नाम है रमजान खान। ढोलक का जादूगर कौन है? रमजान खान। अब ढोलक के बाद में बात करें कुंडी। अब कुछ नहीं है, आप समझ गए होंगे, एक प्याले नुमा मिट्टी का बर्तन है और उस पे खाल मडी हुई है। और ये जो कुंडी है, ये किस क्षेत्र में इसका सर्वाधिक वादन होता है? कुंडी का सिरोही और मेवाड़ क्षेत्र में। कौन करते हैं? गरासिया और जोगी। कुंडी का नाम लेते ही बस कुछ नहीं है, मिट्टी की एक मतलब हाफ गोला है, आधा गोला है और उस पे खाल मडी हुई है, वही है भैया कुंडी। सर मिट्टी की है तो फिर फुटेगी नहीं, नहीं, पकाई हुई मिट्टी है। पकाई हुई मिट्टी है और उसके ऊपर खाल मडी हुई है, तो ये है कुंडी। और इसके अलावा खंजरी। खंजरी कुछ नहीं है, चंग की तरह ही है। चंग या डब की तरह ही है। देखो खंजरी क्या है? आम की लकड़ी का घेरा होगा और उस पे खाल मडी हुई होगी। और देखो चंग डब की श्रेणी का छोटा वाद्य यंत्र है खंजरी। खंजरी थोड़ी छोटी होगी, चंग थोड़ा बड़ा होता है बस। और प्रयोग कालबेल या वे जोगियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब देखो ये गड़गड़ाटी क्या होती है? दो तीन चीजें मिलकर ये गड़गड़ाटी कहलाती है। तो देखो मिट्टी के खोल वाली छोटी ढोलक, इसके अलावा मिट्टी का कटोरा और इसके अलावा कांसी की थाली। इन तीनों चीजों को जब एक साथ मिलाया जाएगा तो वो इन तीनों चीजों का एक साथ सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? गड़गड़ाटी। और गड़गड़ाटी का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? हाड़ौती क्षेत्र में। और ढाक क्या होता है? तो भैया कुछ नहीं है, मतलब एक तरह से कहें तो गोल घेरा है और उस पे खाल मडी हुई है। और कोटा टोंक और झालावाड़ में ढाक का प्रयोग करते हैं। कौन करते हैं भैया? गुर्जर जाति के लोग। और ढाक कब बजाते हैं? तो बगड़ाउतों की गाथा गीत गाते समय किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है और वो ये बनता है, बगड़ाउतों की गाथा गीतों में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ढाक। बगड़ाउतों की तो आसपास के एरिया में धाक थी, वैसे दिमाग में रख लें ढाक। बगड़ाउतों की गाथा गीत में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ढाक का। बस मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और कांची की थाली, मिट्टी का कटोरा, मतलब ये दो तीन चीजें जब भी डोल लगा, इन चीजों को मिला के जब बजाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? गड़गड़ाटी। अपने आप ही दो तीन आवाजें आएंगी तो फिर गड़गड़ाहट होगी, तो ये है गड़गड़ाटी। और ढाक क्या है? तो आप समझ रहे हो भैया, बगड़ाउतों की गाथा गीत के समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है? ढाक। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, आप थोड़ा सा मुझे बताने का प्रयास करो। देखो क्वेश्चन ये है, आप सब के सब कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर देना और रोज के एकाध एकाध क्वेश्चन अपन साथ में लेंगे। देखो होली के अवसर पर मेवाड़ क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान देना, हम बात किस क्षेत्र की कर रहे हैं? मेवाड़ क्षेत्र। देखो होली के अवसर पर मेवाड़ क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला अष्टभुजाकार वाद्य यंत्र है। होली के अवसर पर मेवाड़ क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला अष्टभुजाकार वाद्य यंत्र है। इसका आप मुझे जरूर जवाब देना। इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। होली के अवसर पर मेवाड़ क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला, क्षेत्र पे गौर करना, मेवाड़ क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला अष्टभुजाकार वाद्य यंत्र है चंग, ढप, घेरा, खंजरी। ये थोड़ा सा मुझे जरूर बताना, बाकी इसकी हम चर्चा और कर लेंगे आगे। इसका आंसर मैं कल दूंगा आपको, है ना? तो ओके दोस्तों, ये टॉपिक को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अभी थोड़े से हमें कुछ मतलब घन वाद्य यंत्र पढ़ने हैं और कुछ और मैं लास्ट के अंदर इनका सारोप लेके आऊंगा, तो एक छोटा सा वीडियो और डालूंगा ताकि आपके वाद्य यंत्र बढ़िया तरीके से हो जाए। आज हमने अवनद वाद्य यंत्र या ताल या थाप वाद्य यंत्र कंप्लीट कर लिए और आप इतने टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। हाँ, मैं एक थोड़ी सी बात आपको और बता दूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं अभी थोड़े दिनों में, मतलब मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाया इन 5-7 दिनों में, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहेगा मैं नियमित रूप से आपको वीडियो देता रहूं। एक दो दिन थोड़ा सा और कोई मेरे काम की वजह से हो सकता है कि मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पाऊँ, लेकिन मैं इतना आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको कला संस्कृति लगभग लगभग मैं कंप्लीट करवा दूंगा और उसके बाद में आगे वाले और सब्जेक्ट लेने का मैं प्रयास करूंगा। माँ शारदे की कृपा से 8-10 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो आप चिंता ही मत करें। राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का भूगोल है, इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडिया ज्योग्राफी है, अभी बहुत सारा मैटर पड़ा है अपने पास और अपन बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। बस इतना ही है, आप नियमित रूप से जुड़ते चलें और बस कारवां बनाते चलें।
और आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ इस उज्जवल क्लासेज के यूट्यूब चैनल के लिंक को थोड़ा सा शेयर करते चलें। ओके, थैंक यू।